लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरे एक चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज़ करेंगे। ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होने जा रहा है क्योंकि इसमें आप एक 10 मिनट के अंदर एक पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लेंगे और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा जो पेज है उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, उसको हम लोग इसमें पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े नहीं हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पहला चैप्टर लेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसमें हम लोग जितने भी बोर्ड लाइन में जो भी लिखा हुआ उसको एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले लिखा ब्रीदिंग। तो देखो ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग इज अ सिंपल टर्म। हम लोग जानते हैं कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। और इसी में एक ब्रॉड टर्म है रिस्पायरेशन। देखो रिस्पायरेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ब्रीदिंग भी होता है, और जब ब्रीदिंग के बाद जब आप एयर लंग्स में लेते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होकर सेल तक जाएगा, टिश्यू में एक्सचेंज होगा और फिर वहाँ फर्दर यूज़ होता है फॉर एटीपी के लिए, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन में दो प्रोसेस आते हैं, एक ब्रीदिंग भी आएगा, दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन भी आएगा जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग इंक्लूड टू पार्ट, वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन which is also called breathing, and second part is called internal respiration, that is called cellular respiration, जिसमें क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस आएगा। तो इस तरह से ब्रीदिंग समझ गए, ब्रीद और रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ब्रीदिंग के साथ साथ सेलुलर रिस्पायरेशन भी। अब यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन में देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ गिल्स। तो गिल्स क्या है। तो गिल्स बेसिकली एक ब्रीदिंग ऑर्गन है जो एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी में रहते हैं। तो ये वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं गिल के थ्रू, और फिर इस तरह से ये इनका ब्रीदिंग ऑर्गन है। तो एक्वेटिक एनिमल में फिशेज आते हैं, और साथ ही साथ अगर आप फ्रॉग के लार्वा टेडपोल को देखें तो भी एक्वेटिक लाइफ शो करता है, इसमें गिल्स होंगे। तो इसको हम लोग ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। और ये कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं और मॉलस्क होते हैं। वहाँ पे तो बैग लाइक, मतलब एक लंग्स की तरह का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जितने भी एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सब में गिल्स होता है। तो गिल आप समझ गए, गिल्स बेसिकली एक ब्रीदिंग ऑर्गन है। और लंग की बात करें तो लंग क्या है। तो लंग बेसिकली एक बैग लाइक, वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो यूजुअली टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है, जो लैंड पे रहते हैं। तो अगर आप देखें लैंड पे रहने वाले एनिमल, फ्रॉग से स्टार्ट करें, एम्फीबियंस आ गए, फिर इसके बाद रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। तो इन सब के अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन होगा वो लंग्स होगा, ठीक है। और जो एक्वेटिक एनिमल हैं तो उसमें क्या होगा, गिल्स होगा। तो इसके अलावा फ्रॉग आप जानते हैं कि स्किन से भी सांस ले लेता है, तो उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखें, फिर बोल्ड में जो पहला है लिखा है फैरिंग्स। व्हाट इज़ फैरिंग्स। तो देखो फैरिंग्स इज एक कॉमन चैम्बर जहाँ पे ट्रैकिया और ओसोफेगस दोनों ओपन होता है। ट्रैकियल ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, और इसी तरह से ओसोफेगल ओपनिंग को हम लोग गलेट कहते हैं। तो एक कॉमन चैम्बर है बकल कैविटी में, दैट इज़ कॉल्ड फैरिंग। अब ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होगा, जो फैरिंग से एक्सटेंड करके फिर फिर ट्रैकिया जो होता है ब्रोंकस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो आपके थोरेसिक कैविटी में होता है। इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, और इट इज़ सपोर्टेड बाय ट्रैकियल रिंग जो कि हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं, और जिससे ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे साउंड बॉक्स। देखो साउंड बॉक्स, लैरिंग्स जो होता है, इसी के अंदर वोकल कॉर्ड होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो इसको हम लोग वोकल कॉर्ड या साउंड बॉक्स, जो कि लैरिंग्स का पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं। और इससे आप जब एयर वाइब्रेट करती है, जब आप एक्सपायर करते हैं, तो इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ब्रोंकाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रैकिया होता है वो बाइफर्केट हो जाता है दो पार्ट में, राइट और लेफ्ट पार्ट में। तो इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये बेसिकली पहले प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, यानी राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सपोर्ट होता है ट्रैकियल रिंग्स का। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स लिखा हुआ है। ब्रोंक्यूल देखिए टर्मिनल ब्रांचिंग होती है, और ये फाइन ट्यूब्स होते हैं जिसमें जो इसकी खास बात होती है कि इसमें इनिशियली तो ये सपोर्टेड होते हैं ट्रैकियल रिंग्स में, लेकिन लास्ट में ट्रैकियल रिंग नहीं होता है, तो ये कोलैप्स हो सकते हैं आसानी से। और इसके बाद देखिए एल्वियोलाई है। व्हाट इज़ एल्वियोलाई।
अल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। यहीं पे ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि गैस एक्सचेंज होता है और फिर आप एटमॉस्फेरिक एयर को आसानी से ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। तो अल्वियोलाई आप समझ गए, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम है। और ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, टाइप 1 अल्वियोलाई एंड टाइप 2 अल्वियोलाई। टाइप 1 अल्वियोलाई जो होता है वही गैस एक्सचेंज में भाग लेता है। टाइप 2 अल्वियोलाई बेसिकली कॉलमनर सेल्स होते हैं जो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको सरफेक्टेंट कहा जाता है, जो टाइप 1 अल्वियोलाई के सरफेस टेंशन को कम करता है जिससे कि अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो पाती है। तो इस तरह से अल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, उसका नाम है सरफेक्टेंट। इसको केमिकली फॉस्फोफेटिडाइल कोलिन कहा जाता है जो फॉस्फोलिपिड और कोलिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो टाइप 2 अल्वियोलाई से सिक्रीट होगा। अब इसके बाद देखते हैं और बोर्ड में अभी क्या है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन है। देखिए ब्रीदिंग में दो स्टेज होता है, एक इंस्पायरेशन दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिसमें आप क्या करते हैं कि डायाफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करता है जिससे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं और एयर अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। और इसी तरह से एक्सपायरेशन प्रोसेस है जहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम रिलैक्स होंगे जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और थोरेसिक केज वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन, जिसमें आप एयर को एक्सेल्ड करते हैं। तो दो प्रोसेस हो गया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इन दोनों प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम का रोल होता है। डायाफ्राम इसमें प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली प्योर मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बॉडी कैविटी को थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है। तो ये बेसिक बातें हैं, आप जानते हैं पहले से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है तो इसलिए हम लोग इसमें जल्दी जल्दी बस रिवाइज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि हम लोग पहले से इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मल जब आप ब्रीथ करते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml होता है। दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और कितनी एयर आप इंस्पायर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको कॉम्प्लीमेंटल एयर भी कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 3000 ml होता है। इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब आप नॉर्मल एक्सपायर करते हैं तो उसके ऊपर कितनी एयर और ज़्यादा एक्सपायर कर पाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम लोग सप्लीमेंटल एयर भी कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 1000 ml होगा। इसी तरह रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम ये होता है कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर भी कर देते हैं उसके बाद जो एयर आपके लंग्स में बची रह जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये 1100 से 1200 ml होता है। इसी तरह से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी का मतलब इट कंटेन मोर देन वन वॉल्यूम। जब एक से अधिक वॉल्यूम जुड़ेगा तो कैपेसिटी वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इसका मतलब इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों ऐड कर देंगे। इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये बताता है कि आप जब एक्सपायर कर देते हैं तो उसके बाद कितनी एयर आपके लंग्स में रह जाती है वो, तो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का जो ऐड होगा दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों ऐड कर देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जितने ही वॉल्यूम आए हैं सबको आप ऐड कर दीजिए, जिसमें टाइडल वॉल्यूम आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको ऐड करेंगे तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की जाए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो 159 mmHg है। फिर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है। अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। ब्लड में देखें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम हो जाता है 40 mmHg
और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो 40 mmHg। इसी तरह से टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पे 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिलीज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे 45 mmHg। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखिए। अब इसके बाद देखते हैं और क्या जो है यहाँ पे देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सभी को पता है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये एक टेम्परेरी कंपाउंड है, मतलब एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो इजीली डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और ज़रूरत पड़ने पे, और फिर ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है विच इजली डिसोसिएट एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक लिखा है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। देखो स्टूडेंट, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरह से होता था। सबसे ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी 70% ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा 23% या होता है बाई हीमोग्लोबिन से, और रिमेनिंग 7% जो होता है ट्रांसपोर्ट दैट इज़ बाई प्लाज्मा। तो इस तरह से 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में कोई भी ऐसी बोर्ड लाइन नहीं लिखी हुई है। अब बात करते हैं सीधे डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें अस्थमा देखो क्या होता है, एक एक्सपायरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें ब्रोंकियोल जो होती है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एयर को एक्सपायर करने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स, केमिकल और एलर्जेंस हैं जो ब्रोंकियोल्स को इन्फ्लेम करते हैं, जिससे स्वेलिंग हो जाती है और इसकी वजह से सांस को एक्सपायर करने में दिक्कत होता है, तो इसको अस्थमा कहा जाता है। इसी तरह एक दूसरा डिसऑर्डर इम्फाइसीमा। देखो इम्फाइसीमा यूजुअली सिगरेट स्मोकर्स में होता है जो हैवी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो सिगरेट स्मोक्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली कार्सिनोजन भी होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग होते हैं। जैसे इसमें होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके अलावा टार होता है, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एलास्टेजेज एंजाइम को कम करते हैं, जिससे कि अल्व्यूलाई की सेप्टल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, अल्व्यूलाई कोलैप्स हो जाता है, फिर इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो एम्फाइसीमा में बेसिकली अल्व्यूलर सेप्टल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे सरफेस एरिया अल्व्यूलाई का कम हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बेसिकली इसको एक ब्रॉड टर्म न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं, यानी कि अगर किसी ऑक्यूपेशन में रहते हुए आपका लंग अफेक्ट कर रहा है तो ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शुगर केन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो शुगर केन फाइबर्स इनहेल करने से लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकती है, इसको बैगियोसिस कहते हैं। इसी तरह से कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को कॉटन फाइबर इनहेल करने से बिस्नोसिस हो जाता है, और अगर कोई कोयले की खदान में काम कर रहा है तो कोल पार्टिकल इनहेल करने से बिट्यूमिनोसिस हो जाएगा, सिलिका पार्टिकल से सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टास की वजह से एस्बेस्टोसिस हो जाता है। तो ये सब बेसिकली एक तरह से ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है जो लंग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बेसिकली लंग्स में फाइब्रोसिस कॉज करते हैं, जिससे लंग्स पूरी तरह से डैमेज जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग केवल देखें कि बहुत कम समय में एक चैप्टर को रिवाइज़ किए। ये बेसिकली प्राइमरी लेवल पे है। इसी तरह सेकेंडरी लेवल पे हम लोग कुछ एडवांस जो पॉइंट्स होंगे उस पर केवल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा।